BCAS ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो 1987 में बनी है। देखिए ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन जो काम करती है, जो मैटर्स देखती है सिक्योरिटी के, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। इसका काम, रेगुलेटरी बॉडी का काम एक ही होता है कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराना सारे लोगों से। तो ये सिक्योरिटी मैटर्स को फॉलो कराती है। इससे पहले हमने दो एजेंसी देखी थी जो रेगुलेटरी बॉडी का काम कर रही थी। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये डील कर रहे थे सेफ्टी मैटर्स को। ये एक रेगुलेटरी बॉडी थी जो सिविल एविएशन की फील्ड में सेफ्टी मैटर्स को देखती है। ये सबसे मेन एजेंसी है डीजीसीए इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद हमने एक एजेंसी देखी एरा, जो इकोनॉमिक रेगुलेटर का काम करती है, आर्थिक विनियामक का काम करती है। इसके बाद अब है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के मैटर्स को देखती है। जो सुरक्षा के रूल्स रेगुलेशन बने हैं, क्या वो एयरपोर्ट पे और एयरलाइंस में फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये एजेंसी उस काम को देखती है। देखिए होता था क्या है, पहले डीजीसीए क्योंकि एक खुद ही एक डिपार्टमेंट था और उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे विंग्स थी, तो उसी में एक सेल था जो सिक्योरिटी मैटर्स को भी देखता था। लेकिन 1985 में एक ट्रेजेडी हुई कनिष्क एयरक्राफ्ट के साथ। कनिष्क ट्रेजेडी हुई जिसे कहते हैं, वो 1985 में होती है। उसके बाद एक नया डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ जाता है और इसको अटैच कर दिया जाता है मौका। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ अटैच्ड किया गया है, इसलिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज का नाम दिया गया और 1987 में बना। देखिए कनिष्क ट्रेजेडी क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। आपको जानते होंगे कि 1984 में क्या हुआ था। 1984 में पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब ऐसा माहौल हो गया देश में, तो बहुत सारे जो सिख आउटफिट्स थी उस समय जो मिलिटेंट का काम कर रही थी, तो उस समय उन लोगों ने क्या किया कि कुछ जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप थे, इन्होंने कनाडा से, जो इंडिया में फ्लाइट आ रही थी, कनाडा से लंदन होके और फिर दिल्ली होके मुंबई एक फ्लाइट आनी थी, उसको बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया गया। ये उस टाइम का बहुत यूनिक मैटर था। देखो हम लोगों को 2001 का वो सीन याद है जब प्लेन के थ्रू अलकायदा ने बिल्डिंग्स गिरा दी थी। उससे पहले इस इंसिडेंट को काफी ट्रेजिक इंसिडेंट माना जाता था पूरे वर्ल्ड में इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। इस जहाज में कनाडा से जहाज उड़ता है, कनाडा से जहाज जब लंदन लैंड कर रहा होता है, लंदन में लैंड करने से लगभग 100 नॉटिक माइल्स पहले उस एयरक्राफ्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और लगभग 300 प्लस उसमें पैसेंजर और क्रू उसमें मारे जाते हैं। उसमें ज्यादातर लोग कैनेडियंस थे, लेकिन वो सिख आउटफिट ने वो मोमेंट को, इस इंसिडेंट को हैंडल किया था और बहुत ही ट्रेजिक मोमेंट था उस समय 1985 में। ये उन्होंने अपने बैग्स में बॉम्ब रखा और उसको फ्लाइट में बोर्ड करा दिया। उस समय इतनी ज्यादा जांच वगैरह नहीं होती थी, वैसे भी 1985 की बात कर रहे हैं, और खुद पैसेंजर्स ने फ्लाइट बोर्ड नहीं करी। अब देखिए किस तरह से उन्होंने काम किया होगा। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। सो कनिष्क ट्रेजेडी के बाद इस ऑफिस को बनाया गया। सिक्योरिटी को लगने लगा कि सिक्योरिटी एक बड़ा मैटर है, और उस वक्त बाकी भी मिलिटेंट्स ग्रुप जो 90s में हमने देखा कितना जम्मू कश्मीर से लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आउटफिट ऐसा होने लगे, जो बाहर रिक्रिएट होने लगे। इसकी वजह से सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, उसके रूल्स रेगुलेशंस को बढ़ाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस समय इसका डायरेक्टर जनरल है। इसके जो हेड होते हैं उसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, चेयरमैन नहीं बोलते हैं, चेयरपर्सन नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्टर जनरल है श्री जुल्फिकार हसन साहब। ये एक आईपीएस हैं जो इस समय इसको हेड कर रहे हैं। इसका काम क्या है, मैंने पहले ही बताया, सिविल एविएशन सिक्योरिटी को देखना है। सिविल एविएशन एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, उसको फुलफिल कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना इस एग्जाम का, इस एजेंसी का काम है, बीसीएस का काम है। और जैसे हमने वहां एक कन्वेंशन पढ़ी थी, मॉन्ट्रियल एक कन्वेंशन थी, शिकागो कन्वेंशन आईकाओ के लिए, शिकागो कन्वेंशन आईकाओ के लिए थे। इस तरह एक टोक्यो कन्वेंशन है 1975 में हुई थी जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को देखती है। तो वो कन्वेंशन हुई थी, उस कन्वेंशन के बाद ही ऐसे जरूरत होने लगी कि सिक्योरिटी के लिए एक अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखो इंडिया में पहले एक सेल बनाई गई और उसके बाद 1985 के ट्रेजेडी के बाद 1987 में एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो ये मैटर्स देखता है सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। और इसी के साथ साथ जो भी एयरपोर्ट पे लोग काम करते हैं, जैसे आप अगर जब एयरपोर्ट अथॉरिटी क्वालिफाई करेंगे या किसी एयरलाइंस में कोई लोग काम कर रहे होंगे, सो उन सबको एक पास होता है, उनको एपी बोलते हैं, एयरपोर्ट एंट्री पास, वो भी यही इशू करता है, बीसीएस डिपार्टमेंट इशू करता है। इसी तरह से इन्होंने इशू किए हैं एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2011। और इसी तरह ये एयरपोर्ट्स पे, एयरलाइंस पे सिक्योरिटी की ऑडिट और इंस्पेक्शन करता रहता है। देखिए ऑडिट और इंस्पेक्शन का आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तीन चीज होते हैं, एक ऑडिट, एक इंस्पेक्शन और एक रेड।
आपको थोड़ा-सा उनमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो थोड़ा सा बता देते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हैं, डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट चाहता है उनको फॉलो करना। तो जो चेक करने आता है वो ऑडिटर्स होता है जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। तो वो आके ये चेक करते हैं कि रूल्स रेगुलेशन को एग्जैक्टली डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चेक करके बताते हैं कि यस फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट पर अभी पीछे हैं, उनको एक ऑब्जर्वेशन दे के चले जाते हैं कि ये पॉइंट पर आप सुधार कीजिए। लेकिन इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन में क्या होता है कि मिनिमम जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो आपको फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते हो तो इंस्पेक्शन के टाइम पे उनकी जांच के टाइम पे जब वो पकड़े जाते हैं, इंस्पेक्शन में ऐसे कोई पॉइंट नजर आते हैं, तो वो उस पे फाइन लगा सकता है। एक डिपार्टमेंट जो भी इंस्पेक्टर है डिपार्टमेंट, वो फाइन लगा सकता है। जैसे हमने डीजीसी के केस में देखा, जब उसने इंस्पेक्ट किया इंडिगो में कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस पे फाइन लगा दिया। इस तरह रेड होती है। रेड जिसे आम भाषा में आपने मूवी में देखा होगा कि ऑफिसर्स जाते हैं, रेड करते हैं, जब उनके पास से कुछ ऐसे सॉलिड एविडेंस होता है कि कुछ गलत चीज हो रही है, तो उस केस में रेड किया जाता है। लेकिन ऑडिट एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके बाद इंस्पेक्शन भी नॉर्मल प्रोसेस है। ये काम चलते रहते हैं। तो ये अब आप बीसीएस का काम यहाँ समझ गए होंगे। सिविल एविएशन फील्ड में सिक्योरिटी को फ्रेमवर्क को कौन फॉलो कराता है? बीसीएएस। बीसीएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये अटैच्ड ऑफिस है मोका में, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका डीजी कौन है ये पता रखिए। और टोक्यो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो बीसीएएस से है। नेक्स्ट एजेंसी के बारे में बात करते हैं, सीआईएसएफ। देखिए, इससे पहले हमने जो बात की बीसीएस, ये तो केवल रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उनको फॉलो तो एक्चुअल में एयरपोर्ट पे कौन करता है? जो एयरपोर्ट, उसको बोलते हैं एएसजी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप में कोई भी हो सकता है। अगर एक एयरपोर्ट, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बात करें, तो वहां पर सीआईएसएफ लगा है। तो एएसजी जो है वहां पर सीआईएसएफ रोल निभा रहा है एएसजी के। किसी एयरपोर्ट पे हो सकता है प्राइवेट हो, या किसी एयरपोर्ट पे हो सकता है कि स्टेट पुलिस हो, तो वहां पर एएसजी ग्रुप वो होगा। तो एएसजी आप ध्यान रखिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप। सीआईएसएफ एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ है। वो काम क्या करती है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये क्योंकि सिक्योरिटी वाली है, तो इसका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा बीसीएस भी जो कि सिक्योरिटी का काम करता है, वो मोका के डायरेक्ट अंदर नहीं आता, उसके साथ अटैच्ड ऑफिस है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। और ये सीआईएसएफ जो है वो तो डायरेक्ट ही होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर नहीं आता। और सीआईएसएफ तो बहुत सारे जैसे दिल्ली मेट्रो पे आप जाएंगे, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर ये काम करता है, लेकिन हम केवल एविएशन के मैटर तक इसका रोल्स देखते हैं। तो एविएशन के मैटर में इनका रोल क्या होता है? ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखते हैं, पूरी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इनके पास होती है। अगर ये एयरपोर्ट पे डिप्लॉयड है, सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, तो पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इन्हीं के पास है। तो ये पैसेंजर को हेल्प करते हैं, जो पैसेंजर की जो जांच करते हैं, उनके बैगेज के सिक्योरिटी चेक्स करते हैं। पैसेंजर्स का और उसके बैगेज का सिक्योरिटी चेक्स कौन करेगा? एयरपोर्ट सिक्योरिटी करते हैं। इनके पास वहां पे एयरपोर्ट पे डॉग स्क्वाड्स भी होते हैं, जो चेक करते हैं सामान अगर कभी छोटा रह जाए तो उसको पकड़ते हैं, उसको जांच करते हैं कि उसमें बॉम्ब या कुछ ऐसी चीज नहीं है। इस तरह वहाँ सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी डॉग स्क्वाड भी होता है। और उनके क्यूआरटी होती है, क्विक रिस्पांस टीम, कई बार उसे क्विक रिएक्शन टीम भी कहते हैं। तो क्यूआरटी अगर फुल फॉर्म पूछे जाए तो अपने पेपर में ये लगा सकते हैं। जो भी ऑप्शन में हो, क्विक रिस्पांस टीम हो या क्विक रिएक्शन टीम हो, तो ये आंसर हो जाएगा। इनका बेसिकली टास्क क्या होता है? देखो, बेसिकली इसके दो ही काम है। एक तो ये तो नॉर्मल रूटीन का काम है, जो उसका पैसेंजर्स को और जो उनके बैगेज है उसके सिक्योरिटी चेक करना, ताकि वो फ्लाइट बोर्ड कर सकें। लेकिन सबसे जरूरी काम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, इसको मैं बताता हूँ। और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ बॉम्ब थ्रेट। देखो, एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग ना हो जाए, किसी एयरक्राफ्ट में या बिल्डिंग में बॉम्ब ना लगा दे, जिससे एक साथ काफी लोगों को थ्रेट मिल सके, काफी लोगों की जान और माल को नुकसान हो। तो एक तो उसको प्रिवेंशन यानी कि रोकने का काम इनका है। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। देखो, ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस क्या वर्ड है? इसे आपने आपको हाईजैकिंग के नाम से जाना होगा कि एयरक्राफ्ट की हाईजैक हो गया। तो एयरक्राफ्ट की जो हाईजैकिंग है उसी के लिए अनलॉफुल इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस तो किया जा सकता है, लेकिन लॉफुल इंटरफेरेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनलॉफुल हुआ जो कानून का अवैध रूप से, अगर आप किसी मैटर में इंटरफेयर करते हैं एविएशन के मामले में, तो उसको अनलॉफुल इंटरफेरेंस काउंट किया जाता है, जिसको हाईजैक कहते हैं आम भाषा में। तो हाईजैकिंग को रोकने के लिए, बॉम्ब थ्रेट को रोकने के लिए सीएफ का मेन रोल होता है वहां पर। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें तो एक ट्रेनिंग एजेंसी है, इग्रुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी। 1985 में बनी थी, जैसे आपको नाम से भी लग रहा होगा। 85 भी आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, उनको इंदिरा गांधी के नाम पर क्यों दिया। 84 में उनकी डेथ होती है, तो उनके नाम पर इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी बना दी गई। तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मतलब ये कहाँ की बेस्ड है, ये काम क्या करती है, इसके बारे में इसमें जांचेंगे, बात करते हैं।
तो ये एक पब्लिक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप ये ध्यान रखिए। पब्लिक का मतलब है कि सरकारी या फिर एक ऐसे विभाग के तौर पर है जिसमें सार्वजनिक विभाग के रूप में है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड जाता है, एड मिलती है उनको, उनको सहायता मिलती है। इसलिए ये एक आम भाषा में कहें तो एक आपको नाम से समझ रहा होगा, राष्ट्रीय उड़न अकेदमी। उड़ना यानी कि जिसमें उड़ने के सिखाते हैं, यानी कि पायलट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो पायलट नहीं है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ चलने लगे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिया गया है उसको। लेकिन बेसिकली अभी भी मेन जो काम है उसका पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इनका मोटो है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोवाइड विंग्स टू ड्रीम्स। तो वहाँ ऑप्शन दिया जा सकता है कि प्रोवाइड विंग्स टू ड्रीम्स इनमें से किसका मोटो है, इग्रुआ या एनएफटीआई या किसी और इंस्टीट्यूट का नाम लेके, कि किसका इंस्टीट्यूट। इसके डायरेक्टर हैं प्रेजेंट में श्री कृष्णेंदु गुप्ता जी, और इसकी लोकेशन है फुर्सतगंज एयरफील्ड, अमेठी डिस्ट्रिक्ट, यूपी। जो फुर्सतगंज जगह है अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, वहां पर इसका वहां पर एक एयरपोर्ट, एयरफील्ड मतलब एक एयरपोर्ट है जहां पर वो ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर नॉर्मली फ्लाइट नहीं आती, शेड्यूल फ्लाइट नहीं आती, वहाँ कोई खास टर्मिनल बिल्डिंग नहीं, छोटी सी टर्मिनल बिल्डिंग है। लेकिन वहां पर जो हवाई पट्टी अवेलेबल है, वहाँ रनवे अवेलेबल है, जिसमें वहाँ प्रैक्टिस की जा सकती है। और वहां पर ये पायलट जो है उनकी ट्रेनिंग होती है। और वहां पर बहुत सारे लाइसेंस भी मिलते हैं बच्चों को, जैसे सीपीएल हो गया, सीएचपीएल हुआ। सीपीएल मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वहाँ पर पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेते हैं, स्टूडेंट वहाँ पर सीखते हैं, और फिर उसको पास करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस उनको मिल जाता है। इस तरह कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस भी मिलता है, यानी कि हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग भी वहाँ पर होती है। तो अब ये काफी बड़ी एजेंसी हो गई है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि इकलौती है जो पब्लिक सेक्टर की है। इसके अलावा जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो मतलब जो भी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्यादातर प्राइवेट है। इंडिया में 25-30 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे प्राइवेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए केवल यही है। इसलिए आप सब्सिडाइज रेट में वहाँ पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको इनिशियली जो एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। सो इग्रुआ के जो बेसिकली 3 बेस हैं, ये एक तो बेस है आपने देखा होगा, ये यूपी में है। और लेकिन क्या होता है कि सर्दी के टाइम में यूपी जैसी जगह पर बहुत ज्यादा कोहरा होता है, फॉग होता है, तो लगभग 2 से 3 महीने इनके वेस्ट हो जाते हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए उन्होंने अपने बेस दूसरे सिटीज में भी बनाए हैं इग्रुआ ने। तो मेन बेस तो उनका वहीं पर है, फुर्सतगंज एयरफील्ड, उत्तर प्रदेश। एक बनाया इन्होंने गोंदिया, महाराष्ट्र में, और एक बनाया इन्होंने कलबुर्गी एयरपोर्ट, कर्नाटक में। तो इनके 3 बेस हैं, अगर ऑप्शन में आए तो आपको याद रखिए, मेन है फुर्सतगंज, दूसरा गोंदिया है, तीसरा कलबुर्गी एयरपोर्ट है। और इसलिए इसको आईआईटी ऑफ एविएशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देता है और पब्लिक की एक सब्सिडाइज रेट में आपको पायलट बना देता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसके फॉर्म मतलब अगर आप 10+2 स्टूडेंट हैं, एज कम है आपकी, और आपको फील्ड में इंटरेस्ट है सीपीएल लेने के लिए, तो आप जा सकते हैं और एसपीएल लेने के बाद सीपीएल अपना ले सकते हैं। इसलिए इसको आईआईटी ऑफ एविएशन बोला जाता है। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें, ये लास्ट एजेंसी है हमारी जो हमें इसमें पढ़नी है। पवन हंस नाम से ही आपको पता होगा, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस है। देखिए, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, ये पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये 1985 में बनी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, ज्यादातर हमने दिल्ली देखा था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर नोएडा, यूपी में है। ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ओएनजीसी को प्रोवाइड करता है। यानी कि मुंबई में जो इनका बेस है, ये आपने देखा है, यहाँ 2 बेस है इनके, एक जुहू एयरपोर्ट मुंबई, एक रोहिणी हेलीपोर्ट दिल्ली। तो जुहू एयरपोर्ट पे क्या है ना, जुहू एयरपोर्ट मुंबई में बिल्कुल कोस्ट के पास में है। उसके बाद वहां से फ्लाइंग करते हैं और बॉम्बे हाई की तरफ जाते हैं, जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम होता है। वहां से जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है, उसके बाद में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। तो उन ओएनजीसी कंपनी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये, जैसे वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए भी ये एजेंसी काम करती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अंडमान में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि जो असम का पार्ट हुआ, जहाँ पर भी हेलीकॉप्टर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम होता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जैसे डिब्रूगढ़ उसके आसपास के एरिया हैं जहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। ऐसी अंडमान में, और ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो अंडमान में भी इसकी फैसिलिटीज़ हैं। और ये डिवोटीज के लिए वैष्णो देवी और बाकी हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेन 2 इसके बेस हैं, एक जुहू में मुंबई में, और दूसरा रोहिणी हेलीपोर्ट। देखिए, ये हेलीपोर्ट है, यानी कि यहाँ पर कोई जहाज लैंड नहीं करता, कोई फिक्स विंग का जहाज लैंड नहीं करता, यहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। तो रोहिणी में एक इंडिया का पहला हेलीपोर्ट है, ये भी ऑप्शन में आप ध्यान रखिए, पेपर में आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट हेलीपोर्ट कौन सा है, तो वो रोहिणी दिल्ली में है।
इसके प्रेजेंटली इसमें चेयरपर्सन नहीं होते, इसमें चेयरपर्सन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, यानी कि सीएमडी। तो सीएमडी श्री संजीव राजदान जी हैं। सो दैट्स द एंड। ये आपने देखा, अभी हमने आज 8 से 10 एजेंसी के बारे में बात करी जो एविएशन के फील्ड में काम कर रही है इंडिया में। एक आईकाओ, एक रिकैप कर देते हैं, शॉर्ट रिकैप। एक आईकाओ एजेंसी है जो इंटरनेशनली है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्नॉलेज करके फॉलो किया जाता है। इंडिया इसका पार्टिसिपेटरी कंट्री है, शिकागो कन्वेंशन इसका मेन है। दूसरा, मोका के बारे में हमने बता दिया, जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा, हमने बताया एआईबी के बारे में, जो एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशंस करता है। इसके बाद डीजीसी बताया, जो सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स देखता है एविएशन फील्ड में और रेगुलेटर है उसका। एक एरा बताया, जो इकोनॉमिक रेगुलेटर है इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, जो टैरिफ्स के बारे में जानकारी रखता है और पब्लिक के क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी ध्यान रखता है, मॉनिटर्स करता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस पब्लिक को अच्छे से अच्छी मिल सके। इसके बाद एआई, ये बहुत ही मेन सर्विस प्रोवाइडर इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। ये एयरपोर्ट भी होल्ड करता है और इसके साथ साथ एयर स्पेस को भी ध्यान से रखता है, प्लस ट्रेनिंग्स कराता है। सो इस जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास इस समय 137 एयरपोर्ट्स हैं। इस तरह प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं, जैसे मुंबई के एयरपोर्ट अडानी के पास में है, दिल्ली का जीएमआर ग्रुप के पास में है। तो ज़्यादातर एयरपोर्ट तो अडानी ग्रुप्स के पास में ही है आज के टाइम पे, जैसे लखनऊ, गुवाहाटी, अमृतसर, अहमदाबाद, ये बड़े एयरपोर्ट्स और ऐसे अडानी के पास हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ पार्टी और हैं जिनके पास, जैसे कोचिन का वो एक ग्रुप के पास में है, बेंगलोर भी है प्राइवेट ग्रुप के पास में, हैदराबाद भी एक प्राइवेट ग्रुप के पास में। तो इस टाइप के बहुत सारे हैं एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो प्राइवेट हैं। तो वहां पर भी पैसेंजर फैसिलिटेशन होता है, लेकिन एएनएस का काम, एयर नेविगेशन का काम, वहां पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ही करता है, यानी कि एटीसी वहां पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ही मिलेंगे आपको। बाकी बिल्डिंग्स उनकी होती हैं उस पर, लेकिन बाकी सारा काम ही एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। या तो एयर नेविगेशन सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है एटीसी वाला काम, या फिर इंडियन एयरफोर्स या नेवी प्रोवाइड करती है। लेकिन वो केवल अपने एरिया तक ही रिलेटेड रहते हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो सिविलियन में अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ही एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरह बीसीएस हमने देखा, जो सिक्योरिटी मैटर्स को डील करता है, और कनिष्क ट्रेजडी के बाद इसको 1987 में इसको परमानेंट ऑफिस बना दिया गया और मौके के साथ अटैच कर दिया गया। सीआईएसएफ जो मेन काम करता है बॉम्ब थ्रेट से बचाने का और एयरक्राफ्ट को हाईजैक होने से बचाने का, प्लस डे टू डे वर्क में पैसेंजर के और बैगेज के चेक्स करता है ताकि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बनाई जा सके। इसके बाद ये हमने एक उड़ान एकेडमी के बारे में पढ़ा, जिसके 3 बेस हैं, एक यूपी में, एक महाराष्ट्र में, एक कर्नाटका में। और ये इसका मेन काम पायलट को ट्रेनिंग्स देना है। लास्ट, पवन हंस, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेस इसका जुहू एयरपोर्ट में मेन बेस, और उसके बाद अब रोहिणी में भी इसका बेस बन गया है। तो आपने देखा यहाँ पर आपने कई सारी एजेंसी के बारे में इसके देखा। तो आपका ये पार्ट पूरा हो गया जिसमें आपको एविएशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि जो एब्रीविएशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, आईसीएओ क्या होता है, डीजीसी क्या होता है, आईएट आपको नहीं पता अभी, एईआरए क्या होता है, एएआई क्या होता है, एआई क्या होता है, एटीसी, एटीएम, आईएएफ, आईएटा। ये आप एब्रीविएशन के लिए मैंने एक नई वो बनाई है, क्या कहते हैं, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने लगभग 100 के आसपास एब्रीविएशन रखी है, जो मेन मेन एब्रीविएशन है एविएशन के फील्ड में। आप उसको पढ़िए। अगर कुछ नहीं आता तो मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो बना के उसको भी आपको याद करा दूंगा, अदरवाइज वो इजीली आपको याद हो जाएगी। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें, जैसे एआईबी के बारे में, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अभी तो हमने पढ़ा था, एसीआई, एयरपोर्ट्स काउंटर इंटरनेशनल्स। इस तरह आपको कुछ छोटी छोटी एब्रीविएशन है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा उससे। इसके अलावा अगर पॉसिबल सिलेबस में हमने देखा था कि नॉलेज ऑफ एयरपोर्ट डेफिनेशन, रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है, पार्किंग स्टैंड क्या होता है, इसके बारे में, कि एयरपोर्ट और एरोड्रोम में क्या डिफरेंस है। तो कि मैंने ना कुछ वीडियो बनाए थे, और वो एरो वर्ल्ड नाम से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसमें मैंने एक पार्ट पूरा रनवे पर बनाया हुआ है। सो वहां पर आपको रनवे, टैक्सीवे, पार्किंग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखिए तो आपको ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एयरलाइंस कौन सी हैं, इस एयरलाइंस के उसमें मैंने 6-7 वीडियो बनाई है। वहां पर एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड है एयरलाइंस के बारे में, और जो इंडिया की एयरलाइंस है, प्लस उसमें कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में मैंने बताया। तो ये आपका ये टॉपिक भी उसमें कवर हो जाएगा। ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, अगर किसी ने पहले भी पढ़ लिया है, पहले देख लिया, तो वेल एंड गुड, तो उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है।
इसके अलावा ये हमने पार्ट अभी हमने कर लिया, जो अभी जो मेन एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी नॉलेज के बारे में। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके बारे में मैंने एक एयरक्राफ्ट के पे पूरा एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसमें मेन एयरक्राफ्ट कौन से इंडिया में और वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी है, उसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने बात की गई है। वो ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट के वीडियो है, तो आपको पूरा एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ये पॉइंट पे आपका कंप्लीट हो सकता है। एविएशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और हाउ टू फ्लाई एयरक्राफ्ट ये भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली नॉलेज ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस करा कि कौन कौन चीफ हैं, सीएमडी कौन है, डायरेक्टर जनरल्स कौन है, चेयरमैन कौन है एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के, जो अभी हमने 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सिविल एविएशन में कोई बच गई हमसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसके बारे में वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, ये आपको ये एयरक्राफ्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, जो मैंने बताया ना नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें मैंने एयरक्राफ्ट और उनकी कंपनी दोनों के बारे में बताया है, तो आपको ये पार्ट भी उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी की है, और बल्कि उनके नाम कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि एयरपोर्ट्स के, और उसमें कुछ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। मैं कुछ लिस्ट और प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ बना के अपने इस चैनल में, इस डिस्क्रिप्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप उसको याद कर सकते हैं। और पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, अगर आपने पहले वही पढ़ा है तो आप इजीली कलेक्ट कर लेंगे। एंड एनी अदर रिलेटेड नॉलेज ऑफ एविएशन, इसको जरूर डील करेंगे। एविएशन मेट्रोलॉजी अभी हमने छोड़ रखा है, ये क्या चीज़ होते हैं मेटार स्पेसी, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मेटार की फुल फॉर्म मैंने अपने इस ये जो बनाया है उसमें मैंने डाल दिया कि मेटार की फुल फॉर्म क्या है, बट बाकी हम चीज़ें छोड़ देते हैं अभी, और एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तब बनाऊँ जब फाइनल सिलेबस आ जाए, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। लेकिन इतना तो आपके वैसे भी काम आने वाली चीज़ है, तो ये आपके सारे टॉपिक्स ये लगभग कवर हो गए, इसमें से 1-2 पॉइंट छोड़ के। जब एग्जैक्ट सिलेबस आएगा तब और बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किसी और सेक्शन पर डील कर लेंगे, जैसे पीएमएस पर या फिर लॉ पर या फिर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस पर। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, देखते रहें एरो स्टेशन। बाय बाय, टेक केयर।